नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज हम शुरू कर रहे हैं संविधान का एमसीक्यू भाग 4। देखिए, पहला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में फेरबदल का अधिकार किसको है। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो ये प्रश्न है परीक्षाओं में आ चुके हैं, कई कई बार आ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जरा ध्यान से। मंत्रिपरिषद में फेरबदल का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, स्पीकर को या मंत्रिमंडल को? बताइए जरा, रिप्लाई कीजिए, मैसेज कीजिए। देखिए, यू हैव टू स्पीक। आप ये मानिए कि मैं आपके सामने बैठा हूं, फेस टू फेस हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपको बोलना पड़ेगा, अगर आप बोलेंगे तो गड़ जाएगा दिमाग में आपके। ओके, हाँ जी, इसका आंसर है राष्ट्रपति। ओके, देखिए आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जो गृह मंत्री होता है उसको वित्त मंत्री बना दिया जाता है, या वित्त मंत्री है उसको रक्षा मंत्री बना दिया जाता है। प्रैक्टिकली तो ये कौन करते हैं, किसके कहने पर होता है? यस, प्रधानमंत्री महोदय के कहने पर। लेकिन सैद्धांतिक रूप से होता तभी है जब राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन करते हैं। तो आपको आंसर करना है राष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री। ओके, और हमने पता है जो मंत्रिपरिषद की व्याख्या है, अनुच्छेद बताइए जरा, कौन सा अनुच्छेद, बोलिए जरा। यस, मंत्रिपरिषद की व्याख्या अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? 324 वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, बताइए जरा, मैसेज कर सकते हैं आप। यस, 324 का है निर्वाचन आयोग से। हमें पता है वित्त आयोग का है 280, और जो लोक सेवा आयोग है, चाहे संघ हो चाहे राज्य हो, यह है अनुच्छेद 315 से 23 तक। 315 से 323 तक इनकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, लोकसभा, चुनाव आयुक्त, बताइए जरा। यस, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद बताइए, किस अनुच्छेद में इसकी व्याख्या है, बोलिए जरा। यस, बताइए। 124 में। ओके, और हमें संसद बताइए जरा। यस, 79 में। जब संसद 79 में है तो इसके बाद क्या आएगा? राज्यसभा। तो राज्यसभा किस में होगी? 80 में। और लोकसभा किस में होगी? अनुच्छेद 81 में इसकी व्याख्या। चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त हमें पता ही है किसमें? अनुच्छेद 324 में। भाई, जो चुनाव आयुक्त है वो निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त तो है, और क्या है। अच्छा, वर्तमान चुनाव आयुक्त बताइए कौन है, रिप्लाई कीजिए। यस, सुशील चंद्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये है सुशील चंद्रा। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु बताइए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु, यस, ठीक है, 65। देखिए, उसके बावजूद भी कई बार हमारे इसमें ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन होने की संभावना बनी रहती है। देखिए, कई बार मुख्य चुनाव आयुक्त की एज पूछेगा, कभी चुनाव निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्यों की पूछेगा, कभी संघ लोक सेवा आयोग की, कभी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, कभी सदस्यों की, कभी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, सदस्य की, हाई कोर्ट में जो राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी पूछेगा। तो इसको एक बार में क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा अपना ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई हो या अन्य न्यायाधीश हो, ठीक है, या अन्य न्यायाधीश हो। ऐसी यूपीएससी में, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग में, चाहे तो चेयरमैन हो या अदर्स हो, तो इनकी तो सबकी कितनी है? कितनी? प्लस मुख्य चुनाव आयुक्त, इनकी जो है 6 या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 6 साल पूरे हो रहे हैं तो वो पहले,
65 पूरे हों तो वो पहले। ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हो या जेआई हो, अन्य न्यायाधीश हो, संघ लोक सेवा यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो या अन्य हो, और मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात सीईसी अर्थात सुनील चंद्रा। ओके, तो इन 5 की तो है 6 से 65, इसके अलावा जिसकी भी है वो सारी 6 से 62 है। कितनी है? 6 से 62, 6 से 62। ओके, क्लियर। और देखिए 6 से 62, जैसे अगर पूछा जाए कि राज्य के जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जज है, जो मुख्य न्यायाधीश है, उनकी आयु अगर पूछी जाए 6 से 62, अन्य न्यायाधीशों की 6 से 62, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की 6 से 62, राज्य लोक सेवा आयोग के अन्य सदस्यों की 6 से 62। तो क्लियर, तो इनकी याद कर लीजिए, ये तो है 6 से 65 प्लस मुख्य चुनाव आयोग, इसके अलावा सबकी 6 से 62 है, इसके अलावा सबकी 6 से 62 है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, बताइए जरा। 39वें संशोधन में, 42वें में, 41वें में और 44वें। यस, ठीक है, बहुत ही आसान है, 42वें में है, ठीक है। 42वां कब हुआ बताइए जरा। यस, 1976 में हुआ, और हमें पता है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 42वें संविधान संशोधन को। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हुए वो यही थे कि जो लोकसभा का कार्यकाल है 5 से 6 वर्ष कर दिया गया, और समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता सब जोड़े गए, और शिक्षा और जो जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची में डाले गए, और इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो ठीक है जी, 42वें संविधान संशोधन में हो गया। 44 में हमें पता है, 44, चलिए पहले 41 ले लेते हैं। देखिए 41 में आपको याद रखना है, क्या याद करना है? 6 से 60 से 60 से 62, 60 से 62 प्लस 65, 60 से 62 प्लस 65। ओके, देखिए जो ये 41वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या किया गया, 300 अनुच्छेद 316 में संशोधन किया गया, और 316 में है पदावधि। पदावधि किसकी? पदावधि किसकी? 315 में क्या शुरू है बताइए जरा। 315 से क्या शुरू है? 315 से 23 तक। यस, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो 316 में संशोधन किया, और संघ लोक सेवा आयोग की जो आयु कर दी 62 से इनकी कर दी 6 साल या 65, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसकी कर दी कितनी? यस, 62, 6 या 62। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 41वें संविधान जो हमने भी डिस्कस किया, ये वाली जो डिस्कस किया, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? यस, 41वां संविधान संशोधन, और जो कि 1976 में ही हुआ, और इसमें 316 में अर्थात पदावधि में संशोधन किया, और संघ लोक सेवा आयोग की कर दी 6 या 65, और राज्य लोक सेवा आयोग की क्या कर दी? 6 या 62। क्लियर? 44वां संविधान संशोधन बताइए जरा कब हुआ? रिप्लाई कीजिए, यू हैव टू डू रिप्लाई ऑल। यस, स्पीक, वेरी गुड। 78 में ये हुआ जी, 1978 में हुआ, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई बताइए जरा। यस, संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या बना दिया? यस, कानूनी अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार से उसको हटा दिया और कानूनी अधिकार बना दिया। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, 7वां संपत्ति वाला हटाया, और उसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार उसको बना दिया। किसको? संपत्ति वाले को। ओके, और इसके अलावा जो आपातकाल लगता है 352 के माध्यम से, अनुच्छेद 352 के माध्यम से, उसमें एक शब्द था आंतरिक अशांति, तो उसमें आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया, और उसमें क्या कर दिया गया?
सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह कारण क्या था? कारण ये था कि 1975 में कांग्रेस के समय उसका दुरुपयोग किया गया और अपने विद्रोहियों को आंतरिक अशांति के माध्यम से, अनुच्छेद 352 में था आंतरिक अशांति, तो उसके माध्यम से आपातकाल लगाया और अपने विद्रोहियों को सबको जेल में डाल दिया ताकि भविष्य में इसका दोबारा दुरुपयोग ना हो। तो इसके लिए जनता दल की सरकार ने क्या काम किया? इसको बना दिया, आंतरिक अशांति हटा दिया और सैन्य विद्रोह कर दिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य सिंपल 8 साल 7 साल 6 साल या 5 साल, सबको पता है? यस, 6। वेरी गुड। देखिए कई बार हमें प्रश्न बहुत आसान लगते हैं लेकिन हम मिस्टेक कर देते हैं, और अगर आपके 5 से 6 सवाल अगर आप गलत हो गए तो आपको इसका बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ता है, बहुत ही भारी। तो इसलिए सबसे बढ़िया है, देखिए मिस्टेक ना हो उसके लिए एक ही चीज आपको करनी है, अभ्यास 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 और अभ्यास। आपने भले कितनी बार बुक पढ़ ली हो लेकिन उसका अभ्यास अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? बताइए जरा। 322, 324, 325, 326। 300, इसका सही आंसर है 326, अनुच्छेद 326 में। देखिए 322 तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ते हैं। 324 में क्या है बताया था अभी? 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग कह सकते हैं आप। 325 में क्या है? 325 में है धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय, लिंग। क्या? धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय और लिंग के आधार पर किसी को भी मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय, लिंग के आधार पर किसी को भी मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यह बात लिखिए अनुच्छेद 325 में। और 326 में यह लिखा है, क्या लिखा है बताइए जरा? यस, जितने भी वयस्क नागरिक हैं 18 साल वाले, 18 साल या 18 साल से ऊपर वाले, सभी को मत देने का अधिकार होगा। मत देने का अधिकार होगा, सिवाय किसके? या एक तो पागल को नहीं है और दूसरा अपराधी को नहीं है, क्योंकि अपराधी पागल एक ही कैटेगरी में। ओके, ठीक है, एक ही कैटेगरी में नहीं कह सकते, तो पागल को भी नहीं है और अपराधी को भी नहीं है। देखिए अपराधी तभी बनता है जब सद्बुद्धि खो देता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध, देखिए अवैध शब्द आ गया, अगर अवैध शब्द आ गया तो आपको क्या टिक करना है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ये सब हम रिट पढ़ चुके हैं, पुरानी वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। शॉर्ट में फिर कर देते हैं। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद किसमें? 32 में, जिसको डॉक्टर B.R. भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की हृदय और आत्मा। इंग्लिश वर्जन जरूर देख लेना इसका, ठीक है ना, हार्ट एंड सोल, ठीक है। तो इसको संविधान की आत्मा कहा है, हृदय कहा है, और इसके माध्यम से अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट को यह पावर दी गई अनुच्छेद 226 में, मौलिक अधिकारों के संबंध में, मौलिक अधिकारों को परिवर्तन के संबंध में उच्च न्यायालय की शक्ति। तो हाई कोर्ट को यह शक्ति मिली है अनुच्छेद 226 के माध्यम से। ओके, अब देखिए
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो तब जारी की जाएगी जब किसी को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा और ये बोलेगा संबंधित अधिकारी को कि आप तुरंत इनको, यानी कि जिसको बंदी बनाया गया है, एक निश्चित स्थान पर और एक निश्चित समय के अंदर अंदर उपस्थित करें, ताकि न्यायालय ये इस बात की जांच कर सके कि उसको किस आधार पर बंदी बनाया गया है। क्लियर? दूसरा है परमादेश। देखिए परमादेश क्या है? परमादेश जो रिट है तब जारी करता है जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता। जैसे मान लीजिए शहर में दंगे भड़क जाते हैं और जो एसएसपी भाई साहब हैं या बड़े पुलिस अधिकारी हैं आराम से बैठे हैं और कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उस स्थिति में ये वाला रिट जो है जारी की जाएगी। प्रतिषेध में क्या है? प्रतिषेध का मतलब है रोकना। प्रतिषेध का मतलब है रोकना। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को रोकेगा, भाई रुक जाओ, ये आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। भाई सबके एक लिमिट है ना। मान लो अगर दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट है और उसका जो दो राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो मैटर कहां सोल्व होगा? हाई कोर्ट में थोड़ा ही सोल्व होगा, वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सबके क्षेत्राधिकार है, तो ऐसे अपने अधीनस्थ न्यायालय को वो रोकेगा। इसके बाद एक उत्प्रेषण भी है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। उत्प्रेषण का मतलब है मोटिवेट, ठीक है। उत्प्रेषण का मतलब है वो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को बोलेंगे, ठीक है भाई आपके पास बहुत सारे पेंडिंग मामले हैं, हमने याद भी कराता हूं इस केस में आपको क्या याद करना, पेंडिंग मैटर्स, पेंडिंग मामले। भाई बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे कोर्ट्स में जो है केस पेंडिंग है, तो इस स्थिति में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ को बोलेगा भाई आप जो पेंडिंग मामले हैं मुझको दे दो, आपके ऊपर कुछ लोड कम हो जाएगा। अधिकार परीक्षा, देखिए अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा जो रिट है तब जारी होती है जब कोई अधिकारी ऐसा काम करने लगता है जिसको उसका वैधानिक अधिकार नहीं है। सपोज कोई डीएम ऑफिस के सामने धरना दे रहा है, ठीक है, तो और बहुत ही ठीक है धरना दे रहा है और बिल्कुल एग्रेसिव हो रहे हैं वो लोग, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कौन अलर्ट रहेगा पहले? यस, पुलिस, ओके। लेकिन डीएम साहब ने क्या काम किया? डंडा लिया और उनको बजाना शुरू कर दिया, तो ये उनका वैधानिक अधिकार नहीं है, ये काम किसका है? पुलिस का, ठीक है ना, पुलिस का, ये काम पुलिस का है, ठीक है ना। तो इस तरह के केस में अधिकार परीक्षा रिट जारी होगी। तो मैं समझता हूं आपको सारा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची के लिए पंचायतों में कितने विषय हैं? 18, 28, 19, 29, बताइए जरा। पंचायतों के लिए यस 29 विषय, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए जो पंचायतों की व्याख्या है वो अनुच्छेद 40 में की गई है नीति निर्देशक तत्वों में, और हमें मालूम है जो बात नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई है उसको लागू करने के लिए जो राज्य हैं वो उन राज्यों को क्या है अनिवार्य नहीं है, वो बातें लागू करने के लिए राज्यों के लिए ये बातें अनिवार्य नहीं है। लेकिन वो अपनी उसमें लिखा है कि राज्य अपनी जो भी नीति बनाएगा उनमें नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें लिखी गई है उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेगा। बहुत सारी बातें हैं, ऐसी ग्राम पंचायतों की व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन कई साल तक भी लगभग 92-93 तक भी 92 तक जब राज्यों ने, बहुत सारे राज्यों ने ग्राम पंचायत व्यवस्था को लागू नहीं किया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया, तो सरकार ने क्या काम किया? 11वीं अनुसूची बनाई, 11वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची बनाई और 73वां संविधान संशोधन किया। 11वीं अनुसूची जोड़ी, 8 अनुसूचियां थी ना शुरू में, 8 थी, 9, 10 भी जोड़ी, 11वीं अनुसूची जोड़ी
और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी, और ये 1993 में जोड़ी, और इसमें पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया। वही पंचायती राज व्यवस्था मतलब गांव में एक पंचायत होगी, फिर बहुत सारे यानी जो पूरा ब्लॉक होगा उसकी एक ब्लॉक पंचायत होगी, फिर क्या है, यस, सबसे बड़ी पंचायत होगी जिला पंचायत। ओके जी, क्लियर। तो अब इसके बाद से सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया, ताकि ये सब इसलिए किया गया ताकि हमारा जो लोकतंत्र है सशक्त हो। ठीक है ना, गांव मजबूत होंगे, गांव में लोकतंत्र होगा तो उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा। सारे गांव में लोकतंत्र होगा तो इसका मतलब देश का लोकतंत्र हमारे मजबूत होगा। ठीक ऐसी ही एक अनुसूची 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा यह भी 1993 में जोड़ी गई। और जो शहरी स्थानीय निकाय हैं जैसे नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, तो इसमें जोड़ा गया और इसमें विषय रखे गए 18। गांव वाली में ध्यान रखना ज्यादा है, पंचायती राज वाली में, शहरी निकाय में क्या है, कम विषय, 18 विषय हैं। ओके, बात क्लियर हो गई। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यपाल या सीएम? बताइए जरा। यस, इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट के, राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के हाई कोर्ट के जो CJS हैं, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हैं, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? यस, प्रेसिडेंट करते हैं, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट। ठीक है, जो इनकी नियुक्ति होती है, जो राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो एडवाइस करते हैं राज्यपाल को, और राज्यपाल वो आगे रिकमेंड कर देते हैं राष्ट्रपति को, तो फाइनली राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान देना, तो राज्य लोक सेवा आयोग अगर आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए राज्यपाल, और अगर हाई कोर्ट के जज के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला और अंतिम, संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के लिए उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? सामान्य भाषा में बोले तो राज्य का भी यह कर्तव्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए काम करे। ठीक है, राज्यों का भी है। तो इसकी व्याख्या, ये चलिए खैर, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य, ये फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में लिखी है या डीपी में लिखे? डीपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अभी सपोज हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें यह मालूम है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है इसकी व्याख्या है अनुच्छेद 51 में, और हमें पता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ओके, तो जब 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आ गया तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व। और 51 क में क्या है बताइए जरा? यस, मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यस, 11 है। अगर मैं पूछूं पर्यावरण से संबंधित मौलिक कर्तव्य कौन से नंबर पर है? यस, जी बोल दीजिए आप। यस, शायद 7 बैठेगा, ABCDEFG, हाँ 7 बैठेगा। हिंदी में पूछे तो क ख ग घ अंग च छ। ठीक है, क ख ग घ अंग च छ पर बैठेगा। ठीक है जी, तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। ठीक, हाँ। अंत में मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, ये बताइए मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, सबसे पावरफुल, जिससे में सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है, वो चीज क्या है? बताइए जरा, सोचिए।
यस, गुड। प्रेम, प्रेम से शक्ति मिलती है किसको? दिमाग को। और दिमाग से शक्ति किसको मिलती है? यस, बॉडी को। ठीक है, बॉडी को। तो प्रेम से पावर आई मस्तिष्क में, मस्तिष्क से पावर आई किसमें? शरीर में। अगर आप वास्तव में अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से या किसी अन्य से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप स्ट्रांग भी बन सकते हैं, आप ब्रिलियंट भी बन सकते हैं, आप बड़े से बड़े एग्जाम भी फाइट कर सकते हैं, आप बहुत मेहनत भी कर सकते हैं। लेकिन कब? जब प्रेम सच्चा हो, पवित्र हो। तो आप डिसाइड कर लीजिए, आपको अपने परिवार से प्रेम है, भाई से, बहन से या किसी से, आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका भविष्य निसंदेह उज्जवल होगा। और अगर उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है तो फिर इसका मतलब समस्या यहां आएगी, यहां से यहां आएगी और यहां से यहां आएगी। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो आपको शक्ति किससे मिलेगी? यस, सच्चे प्रेम से। ओके, प्रेम का सम्मान कीजिए, चाहे वो किसी के भी प्रति हो, चाहे पढ़ाई के प्रति हो, भगवान के प्रति हो या परिवार के प्रति। ठीक है, तो समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।